इतिहास गवाह है, गुलाम हमेशा सिर्फ तब तक वफादार होता है जब तक उसके हाथ में कोड़ा नहीं आता। एक शराबी जल्लाद जो अपने डेयरी फार्म के मासूम जानवरों का बेरहमी से शोषण करता था। उनका दिन कोड़ों की मार में गुजरता और रात भूख की तड़प में। लेकिन जुल्म की भी एक इंतहा होती है। जब इन बेजुबानों के सब्र का बांध टूटा और इन्होंने वो ऐतिहासिक बगावत कर दी जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। इन्होंने अपने ही मालिक को लहूलुहान करके फार्म से खदेड़ दिया। इतिहास का सबसे पहला और अनोखा सत्ता परिवर्तन था, जहां रातों रात जानवरों की अपनी आजाद सरकार बन गई और ढिंडोरा पीटा गया कि अब सब बराबर हैं, अब कोई किसी का गुलाम नहीं। लेकिन फिर शुरू हुआ असली खेल, सत्ता की वो हवस जिसने उन आजाद जानवरों को अंदर से खोखला कर दिया। जिस कुर्सी से उन्होंने अत्याचारी को हटाया था, जब खुद उस कुर्सी पर बैठे तो अपनी ही कौम का खून पीने लगे। कुर्सी का नशा ऐसा चढ़ा कि पैरों की बेड़ियां तो कट गई पर उनका जमीर बिक गया। ये कहानी इंग्लैंड के एक छोटे से हिस्से में बसे मैनर फार्म की है। नाम तो इसका बड़ा आलीशान था, पर यहाँ रहने वाले जानवरों की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। बाहर कड़ाके की ठंड थी, हवाएं चल रही थी और फार्म के अस्तबल और बाड़े में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ये सन्नाटा शांति का नहीं बल्कि एक गहरे खौफ और थकावट का था। दिन भर कोड़े खाकर भूखे पेट काम करने के बाद जानवर बस अपनी आंखें मूंदने की कोशिश कर रहे थे। तभी फार्म हाउस का मुख्य दरवाजा धड़ाम से खुलता है। मिस्टर जोन्स, जो इस फार्म का मालिक था, लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है। उसके एक हाथ में शराब की आधी बोतल थी और दूसरे हाथ में लालटेन था। जोन्स एक ऐसा इंसान था जिसके दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके लिए ये जानवर सिर्फ हड्डियां और मांस के लोथड़े थे, जिनसे तब तक काम लेना था जब तक उनके शरीर में आखिरी सांस बची हो। जोन्स नशे में धुत था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, सारे जानवर अपनी जगह पर सहम जाते हैं। मुर्गियां अपने पैरों को सिकोड़ लेती हैं, भेड़ें एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। वह अपने कमरे की तरफ बढ़ता है जहां उसकी पत्नी पहले से सो रही थी। जोन्स बेड पर गिरता है और कुछ ही मिनटों में उसके खर्राटे की आवाज पूरे फार्म हाउस में गूंजने लगती है। लेकिन उस रात जानवरों के बाड़े में कोई सो नहीं रहा था। जैसे ही जोन्स के खर्राटों की आवाज तेज हुई, बाड़े के अंदर एक फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक ऐसी खबर फैली जिसने सबकी नींद उड़ा दी। बाड़े के सबसे ऊंचे कोने में, जहां सूखी घास का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था, वहां ओल्ड मेजर बैठा था। ओल्ड मेजर एक 12 साल का बूढ़ा सुअर था। वह इस फार्म का सबसे बुजुर्ग, सबसे समझदार और सबसे सम्मानित जानवर था। उसे एक जानलेवा बीमारी थी और उसे एहसास हो चुका था कि अब उसके पास जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। दिन में ओल्ड मेजर ने सब जानवरों को एक संदेश भिजवाया था कि उसने रात को बहुत ही अजीब सपना देखा है और मरने से पहले वो ये सपना सबके साथ बांटना चाहता है। धीरे धीरे अंधेरे का फायदा उठाकर सारे जानवर उस बड़े बाड़े में इकट्ठा होने लगे। सबसे पहले 3 कुत्ते आए। वे आकर ओल्ड मेजर के ठीक सामने बैठ गए। उनके पीछे बाकी सुअर आए जो घास पर ही लेट गए। फिर मुर्गियां आईं जो खिड़कियों की चौखटों पर बैठ गई। कबूतर छत की कड़ियों पर जाकर बैठ गए और भेड़ बकरियां सुअरों के ठीक पीछे खड़ी हो गई। तभी बाड़े के दरवाजे से 2 भारी भरकम कदमों की आवाज आई। ये फार्म के 2 सबसे बड़े और वफादार घोड़े थे, बॉक्सर और क्लोवर। क्लोवर एक अधेड़ उम्र की घोड़ी थी जो बहुत ही ममतामयी थी। उसने अपने 4 बच्चों को खो दिया था जिन्हें जोन्स ने बाजार में बेच दिया था और वह दर्द उसकी आंखों में साफ दिखता था। बॉक्सर एक विशाल काले रंग का घोड़ा था जिसकी ताकत 2 सामान्य घोड़ों के बराबर थी। वे दोनों बहुत धीरे धीरे कदम रख रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके भारी खुरों के नीचे कोई मुर्गी का बच्चा ना दब जाए। और फिर सबसे आखिर में एक गधा आया। जब सारे जानवर बैठ गए तो ओल्ड मेजर ने बोलना शुरू किया और कहा कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। लेकिन मरने से पहले मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं जो मैंने अपनी लंबी जिंदगी में सीखी है। मैंने इस बाड़े में अकेले बैठकर घंटों सोचा और मुझे इस धरती पर इंसानी और जानवरों के जीवन का असली सच समझ आ गया है। मुझे बताओ, हमारी जिंदगी का सच क्या है? हमारी जिंदगी दुखों, आंसुओं और गुलामी से भरी है। जब हम पैदा होते हैं हमें सिर्फ उतना ही खाना दिया जाता है जिससे हमारी सांसें चलती रहें, और जैसे ही हम काम करने के लायक होते हैं हमसे हमारी आखिरी ताकत तक काम लिया जाता है।
और जिस दिन हम बूढ़े या बीमार होते हैं हमें बेरहमी से कसाई के हवाले कर दिया जाता है। इंग्लैंड का कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो सुख और शांति का मतलब जानता हो। हम पैदा होते हैं, तड़पते हैं और मार दिए जाते हैं। पर क्या ये सब कुदरत का नियम है? क्या हमारी ये धरती इतनी गरीब है कि वो हमें पाल नहीं सकती? नहीं। इंग्लैंड की मिट्टी इतनी उपजाऊ है, यहाँ का मौसम इतना अच्छा है कि यहाँ हमारे जैसे हजारों जानवर राजाओं की तरह जिंदगी जी सकते हैं। तो फिर हमारे दुखों की वजह क्या है? हमारी इस बदहाली की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, इंसान। इंसान ही हमारा असली दुश्मन है। अगर हम इंसान को इस पूरी तस्वीर से हटा दें तो हमारी भूख, हमारी गुलामी और हमारा दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ओल्ड मेजर की बातें जानवरों के दिलों में तीर की तरह चुभ रही थी। मुर्गियां और भेड़ें उसकी तरफ एकटक देख रही थी। फिर उसने कहा कि सोच के देखो, इंसान इस धरती का अकेला ऐसा जीव है जो खुद कुछ पैदा नहीं करता, सिर्फ दूसरों का खा जाता है। क्या इंसान दूध देता है? नहीं। क्या वो अंडे देता है? नहीं। क्या वो इतना ताकतवर है कि खुद हल खींच सके? नहीं। वो बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी वो हम सब का मालिक बना बैठा है। वो हमसे दिन रात काम कराता है, हमारा दूध निकालता है, हमारे अंडे बेचता है और बदले में हमें क्या देता है? सिर्फ मुट्ठी भर दाना। बाकी सब कुछ वह खुद डकार जाता है। क्लोवर, तुम बताओ, तुमने जिन 4 बच्चों को जन्म दिया वे आज कहाँ हैं? जैसे ही वे 1 साल के हुए, जोन्स ने उन्हें बेच दिया ताकि उसकी जेब में पैसे आ सके। क्या तुम कभी अपने बच्चों को दोबारा देख पाओगी? और बॉक्सर, तुम अपनी इस असीम ताकत का क्या कर रहे हो? जिस दिन तुम्हारी ये मजबूत टांगे कमजोर पड़ जाएंगी, जोन्स तुम्हें कसाई को बेच देगा। मुर्गियों, तुम्हारे कितने अंडे से बच्चे निकले? ज्यादातर तो जोन्स ने बाजार में बेच दिए ताकि वो शराब खरीद सके। तो मेरे भाइयों, क्या हमें इस जुल्म को सहते रहना चाहिए? नहीं। विद्रोह, बगावत, यही हमारा इकलौता रास्ता है। मैं नहीं जानता कि यह बगावत कल होगी, अगले हफ्ते होगी या मेरे मरने के 100 साल बाद होगी, पर मुझे अपनी आंखों से दिख रहा है कि एक दिन ये होकर रहेगा। न्याय मिलकर रहेगा। इंसान को उसकी औकात देखनी ही होगी। ओल्ड मेजर ने अंत में जानवरों को कुछ नियम समझाए। उसने कहा कि याद रखना, जब तुम इंसान को हरा दोगे तो कभी भी उसकी तरह मत बनना। कभी किसी आलीशान घर में मत रहना, कभी बिस्तर पर मत सोना, कभी कपड़े मत पहनना, कभी शराब मत पीना, कभी पैसों को हाथ मत लगाना और कभी व्यापार मत करना। ये सब इंसानों की बुराइयां हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी जानवर कभी अपने ही किसी भाई की हत्या नहीं करेगा। सब जानवर बराबर हैं। भाषण के आखिर में ओल्ड मेजर ने सबको अपने सपने में सुना हुआ एक पुराना गीत सिखाया, बीट्स ऑफ इंग्लैंड। वह गीत गुलामी से आज़ादी का गीत था। जैसे ही ओल्ड मेजर ने वह गाना शुरू किया, पूरे बाड़े का माहौल बदल गया। गायों ने रंभाना शुरू किया, कुत्तों ने भौंकना शुरू किया, भेड़ों ने मिमियाना शुरू किया। सब एक सुर में इस गाने को गाने लगे। बाड़े में इतना जोश भर गया कि जानवरों की आवाजें गूंजने लगी। इस भारी शोर से मिस्टर जोन्स की नींद टूट गई। उसे लगा कि बाड़े में कोई जंगली लोमड़ी आ गई है। उसने अपनी बंदूक उठाई और अंधेरे में ही खिड़की से बाहर बाड़े की तरफ एक अंधाधुंध फायर कर दिया। गोली की आवाज से हड़कंप मच गया। दीवारों में छर्रे जा घुसे। गाना तुरंत रुक गया। सब डर के मारे अपनी अपनी जगहों पर दुबक गए। कुछ ही मिनटों में दोबारा सन्नाटा पसर गया। लेकिन उस रात जानवरों की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। उनके दिलों में एक चिंगारी सुलग चुकी थी। इस ऐतिहासिक रात के ठीक 3 दिन बाद ओल्ड मेजर अपनी नींद में ही शांत हो गया। उसकी मौत से पूरे फार्म में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन उसने जो चिंगारी जलाई थी, लेकिन वो अब बुझने वाली नहीं थी। फार्म के सबसे समझदार जानवरों यानी सुअरों को एहसास हो गया था कि ओल्ड मेजर के विचारों को आगे ले जाना उनकी जिम्मेदारी है। सुअरों में 2 सबसे मुख्य लीडर उभरकर सामने आए, स्नोबॉल और नेपोलियन। स्नोबॉल एक बहुत ही फुर्तीला, मिलनसार और रचनात्मक सुअर था। वे नई नई योजनाएं बनाने में माहिर था। उसकी बातों में एक जादू था जो किसी को भी अट्रैक्ट कर लेता था। वहीं दूसरी तरफ नेपोलियन डरावना दिखने वाला बर्कशायर सुअर था। वह स्नोबॉल की तरह बहुत अच्छा वक्ता तो नहीं था, लेकिन वो बहुत जिद्दी और अपना काम चुपचाप पर्दे के पीछे से निकलवाना जानता था। फार्म के लोग कहते थे कि नेपोलियन जो ठान लेता है वह करके ही रहता है। इन दोनों के साथ एक और छोटा मोटा सुअर था जिसका नाम था स्क्वीलर।
ये सब रात के अंधेरे में जब जोन्स सो जाता, बाड़े में गुप्त मीटिंग्स करते थे, बाकी जानवरों को एनिमलिज्म के सिद्धांत समझाते थे। लेकिन शुरुआत में उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जानवर बहुत सीधे और अनपढ़ थे। वे कहते थे कि मिस्टर जोन्स हमारा मालिक है, अगर वो नहीं रहेगा तो हमें खाना कौन देगा, हमें भूख से मरना पड़ेगा। सबसे ज्यादा परेशान थी मॉली नाम की एक सफेद घोड़ी, जो बहुत खूबसूरत थी पर बेहद घमंडी और कामचोर थी। उसने स्नोबॉल से पहला सवाल पूछा, क्या बगावत के बाद भी मुझे खाने के लिए चीनी की डलियां मिलेंगी? क्या मैं अपने बालों में वो लाल रंग का रिबन बांध पाऊंगी जो जोन्स मुझे पहनाता था? स्नोबॉल ने उसे डांटते हुए कहा, मॉली, ये रिबन जिसकी तुम बात कर रही हो, ये तुम्हारी गुलामी का प्रतीक है। क्या तुम्हें अपनी आज़ादी से ज़्यादा वो रिबन प्यारा है? मॉली ने हाँ तो कह दिया, पर वो अंदर से खुश नहीं थी। बगावत कब और कैसे होगी ये किसी को नहीं पता था। सुअरों को लग रहा था कि इसमें सालों लग जाएंगे, लेकिन मिस्टर जोन्स की एक गलती ने इस काम को चुटकियों में कर दिया। जुल्म जब अपनी हद पार करता है तो क्रांति अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। हुआ ये कि साल 1945 की गर्मियों की शुरुआत में मिस्टर जोन्स एक मुकदमे में बहुत सारे पैसे हार गया। इस गम में वह और ज्यादा शराब पीने लगा। वह कई कई दिनों तक मैनर फार्म का काम छोड़कर शहर के पब में बैठे रहता। उसके मजदूर भी कामचोर थे। उन्होंने खेतों में खाद डालना बंद कर दिया, बाड़ों की सफाई छोड़ दी और चारों तरफ गंदगी फैल गई। जून का महीना आ गया, शनिवार का दिन था। मिस्टर जोन्स सुबह ही शहर चला गया और रेड लायन पब में बैठकर इतनी शराब पी कि उसे होश ही नहीं रहा। वह रविवार की दोपहर को वापस लौटा और आते ही वह सोफे पर गिरकर सो गया। शनिवार की सुबह से लेकर रविवार की दोपहर हो चुकी थी, लेकिन किसी भी मजदूर ने जानवरों को एक दाना तक नहीं दिया था। गायों का दूध नहीं निकाला गया था, उनके थन दर्द से फट रहे थे। मुर्गियां, भेड़े भूख के मारे तड़प रहे थे। भूख एक ऐसी चीज है जो सबसे सीधे जानवर को भी शेर बना देती है। दोपहर को जानवरों का सब्र पूरी तरह टूट गया। एक गाय ने गुस्से में आकर अपने सींगों को स्टोर रूम के दरवाजे पर दे मारा। लकड़ी का कमजोर दरवाजा चटाक करके टूट गया। सारे भूखे जानवर अंदर घुस गए और जो जो मिला, अनाज, भूसा, खली, सब पागलों की तरह खाने लगे। इस शोर शराबे से मिस्टर जोन्स की आंख खुल गई। उसने देखा कि जानवर उसके अनाज के गोदाम को लूट रहे हैं। उसका खून उबल गया। उसने तुरंत अपने 4 मजदूरों को बुलाया। वे सब अपने हाथों में बड़े बड़े कोड़े लेकर स्टोर रूम में घुस गए। वे चारों तरफ अंधाधुंध कोड़े बरसाने लगे। भूखे और कमजोर जानवरों पर जब ये कोड़े पड़े तो वे दर्द के मारे कराह रहे थे, लेकिन इस बार वे डरे नहीं। इस बार उनकी आंखों में खौफ की जगह गुस्सा था। कोड़ों की मार ने उनके अंदर के सोए हुए जानवर को जगा दिया था। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी लीडर के इशारे के, सारे जानवरों ने एक साथ पलटवार कर दिया। बॉक्सर ने अपने भारी भरकम खुरों से हवा में लात चलाई जो सीधे एक मजदूर की छाती पर जाकर लगी। वह मजदूर हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा और उसके मुंह से खून निकल आया। गायों ने अपने नुकीले सींगों से मजदूरों को उठा उठाकर पटकना शुरू कर दिया। सुअरों ने जोन्स के पैरों पर काटना शुरू कर दिया। मुर्गियां उनके चेहरों पर पंख फड़फड़ाते हुए चोंच मारने लगी। जोन्स और उसके आदमियों को लगा कि वे किसी भूतिया जगह पर आ गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन सीधे जानवरों में अचानक इतनी ताकत कहां से आ गई। उन्हें अपनी जान के लाले पड़ गए। जानवरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। वे उन्हें सींग मार रहे थे, लात मार रहे थे और दौड़ा रहे थे। मिस्टर जोन्स ने अपनी जान बचाने के लिए फार्म के मुख्य गेट की तरफ दौड़ लगा दी। उसके पीछे पीछे उसके चारों मजदूर भी बदहवास भाग रहे थे। उनके कपड़े फट चुके थे, उनके शरीर से खून बह रहा था। जोन्स की पत्नी ने जब खिड़की से एक खतरनाक नज़ारा देखा तो उसने अपना एक छोटा सा बैग उठाया, उसमें कुछ कीमती सामान डाला और दूसरे रास्ते से चुपके से भाग निकली। जानवरों ने मिस्टर जोन्स और उसके आदमियों को फार्म की सीमा से बाहर खदेड़ दिया और मुख्य लोहे के गेट को जोर से बंद कर दिया। बगावत पूरी हो चुकी थी। सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर मैनर फार्म से इंसानों का नामो निशान मिट चुका था। अब इस पूरे फार्म के मालिक जानवर थे। शुरुआत में जानवरों को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने ये क्या कर दिया। वे कुछ मिनटों तक चुपचाप गेट की तरफ देखते रहे। उन्हें डर था कि कहीं जोन्स वापस ना आ जाए, लेकिन जब कोई वापस नहीं आया तो वो खुशी के मारे पागलों की तरह कूदने लगे। वे पूरे फार्म में सरपट दौड़ने लगे, खेतों की तरफ भागे। उन्होंने हरी घास में कलाबाजियां खाई और आज़ाद हवा में सांस ली। फिर वे वापस फार्म हाउस के अहाते में इकट्ठा हुए। उनका पहला काम था गुलामी के हर एक निशान को मिटाना।
उन्होंने अस्तबल का दरवाज़ा तोड़ा और वहां रखी सारी डरावनी चीज़ें बाहर निकाल ली। लोहे के कोड़े, घोड़ों के मुंह में डाले जाने वाली लगाम, जानवरों के कान काटने वाले चाकू और वो खौफनाक जंजीरें जिनमें उन्हें बांधा जाता था। इन सब चीज़ों को उन्होंने फार्म के बीचों बीच एक बहुत बड़ी आग जलाकर उसमें फेंक दिया। जानवरों ने जोन्स के अनाज के भंडार को खोला और हर एक जानवर को उसकी भूख से 2 गुना खाना दिया गया। कुत्तों को 2-2 बड़े बिस्कुट मिले। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सारे जानवर फार्म हाउस के सामने इकट्ठा हो गए। स्नोबॉल और नेपोलियन ने सबको संबोधित किया और कहा कि भाइयों, आज से हमारी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। अब ये मैनर फार्म नहीं है, आज से इसका नाम होगा एनिमल फार्म। इसके बाद सुअर सबको फार्म की सबसे बड़ी दीवार के पास ले गए। सुअरों ने खुलासा किया कि पिछले 3 महीने में उन्होंने जोन्स की एक पुरानी किताब से पढ़ना लिखना सीख लिया है। इसके बाद स्नोबॉल ने कहा कि एनिमलिज्म के 7 नियम होंगे। ये नियम इस दीवार पर हमेशा के लिए लिख दिए जाएंगे और कोई भी जानवर इन्हें कभी नहीं बदलेगा। नियम कुछ इस तरह थे: जो भी 2 पैरों पर चलता है यानी इंसान, वो हमारा दुश्मन है। जो भी 4 पैरों पर चलता है या जिसके पास पंख है, वो हमारे दोस्त हैं। कोई भी जानवर कभी कपड़े नहीं पहनेगा, कभी बिस्तर पर नहीं सोएगा, कभी शराब नहीं पिएगा, कभी किसी दूसरे जानवर की हत्या नहीं करेगा। और आखिरी नियम था कि सब जानवर बराबर हैं। यहाँ से एक नए युग की शुरुआत थी, जहाँ कोई मालिक नहीं था, कोई गुलाम नहीं था, सब बराबर थे। फिर शाम को गायों का दूध निकालने का वक्त हो चुका था। सुअरों ने गायों का दूध निकाला, जिसमें 5 बाल्टियां गाढ़े और मलाईदार दूध की भर गई। बाकी जानवर उस दूध को लालच और भूख से देख रहे थे, क्योंकि जोन्स तो सारा दूध बाजार में बेच देता था। एक मुर्गी ने पूछा, इस दूध का क्या होगा? नेपोलियन बाल्टियों के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला कि दूध की चिंता तुम मत करो, उसकी देखरेख कर ली जाएगी। तुम लोग खेतों की तरफ बढ़ो, फसल काटने का वक्त हो चुका है और स्नोबॉल तुम्हें लीड करेगा। मैं बस 2 मिनट में पीछे से आता हूँ। सारे जानवर स्नोबॉल के पीछे पीछे खेतों की तरफ चल दिए। उनका दिल जोश से भरा था। शाम को जब वे काम खत्म करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि दूध की 5 बाल्टियां बिल्कुल खाली थी। दूध गायब हो चुका था। किसी को नहीं पता था कि दूध कहाँ गया, लेकिन नेपोलियन के चेहरे पर एक अजीब सी शातिर मुस्कान थी। इंसानों को भगाए अभी कुछ ही दिन हुए थे और जानवरों के सामने पहली सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी, फसल की कटाई। खेतों में गेहूं और जई की फसल पककर तैयार थी और अगर इसे समय पर नहीं काटा गया तो सब सड़ जाता। लेकिन दिक्कत ये थी कि फार्म के सारे औजार इंसानों के हिसाब से बने थे। कोई भी जानवर ऐसा नहीं था जो इंसानी औजारों को अपने 2 पैरों पर खड़े होकर चला सके। पर आज़ादी का नशा ऐसा था कि जानवरों ने हार नहीं मानी। सुअर खुद तो कोई शारीरिक काम नहीं करते थे, लेकिन वे अपनी बुद्धिमानी से हर काम को मैनेज कर रहे थे। स्नोबॉल ने कहा, चलो भाइयों, कसम खाओ कि हम इंसानों से बेहतर खेती करके दिखाएंगे। घोड़े खेतों में हल खींचते तो सुअर उनके पीछे पीछे चलते। सबसे ज्यादा मेहनत बॉक्सर कर रहा था। उसकी विशाल ताकत ही इस वक्त फार्म की रीढ़ की हड्डी थी। जब खेत का कोई भारी हिस्सा आता जहां हल फंस जाता तो बॉक्सर अपनी पूरी ताकत झोंक देता। मुर्गियां और बत्तखें चोंच से अनाज का एक एक दाना चुनकर लाती थी ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। नतीजा ये हुआ कि जो काम इंसान हफ्तों में करते थे वो जानवरों ने कुछ ही दिनों में पूरा कर लिया। और सबसे बड़ी बात, फार्म के इतिहास में पहली बार इतनी भारी मात्रा में अनाज पैदा हुआ था और वहां चोरी करने वाला कोई इंसान नहीं था। सब खुश थे, लेकिन इस खुशी के बीच कुछ अजीब चीजें भी हो रही थी। रविवार का दिन आराम का दिन तय किया गया था। उस दिन सुबह सुबह एनिमल फार्म का हरा झंडा फहराया जाता था। झंडा फहराने के बाद सारे जानवर बड़े बाड़े में जनसभा के लिए इकट्ठा होते थे। यहाँ अगले हफ्ते के काम तय होते थे। पर इस मीटिंग में अजीब बात गौर करने वाली थी। कोई भी प्रस्ताव या आइडिया सिर्फ 2 ही सुअर लाते थे, स्नोबॉल और नेपोलियन। बाकी जानवर सिर्फ वोट डालते थे क्योंकि उनके पास अपना कोई दिमाग नहीं था। और उससे भी बड़ी बात, स्नोबॉल और नेपोलियन के बीच कभी किसी बात पर सहमति नहीं बनती थी। अगर स्नोबॉल कहता कि इस खेत में जौ बोना चाहिए तो नेपोलियन तुरंत कहता कि नहीं, यहाँ आलू बोए जाएंगे। दोनों के बीच एक पर्दे के पीछे की जंग शुरू हो चुकी थी। स्नोबॉल फार्म के जानवरों को आगे बढ़ाना चाहता था। उसने बाड़े के कोने में चौक और ब्लैक बोर्ड लगाकर नाइट स्कूल शुरू कर दिया। वो चाहता था कि फार्म का हर जानवर पढ़ना लिखना सीखे, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था।
गाय और भेड़ें ABCD से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। कुत्तों ने पढ़ना तो सीख लिया, पर वे सिर्फ उन्हीं 7 नियमों को पढ़ते थे, बाकी किताबों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। बिल्ली जब भी पढ़ने बैठती तो सो जाती। घोड़ी मोली ने सिर्फ अपने नाम के 5 अक्षर सीखे। गधा सब पढ़ सकता था, पर वो पढ़ता नहीं था। वे कहता था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिसे पढ़कर मेरी जिंदगी बदल जाए। इसी बीच वो दूध गायब होने का रहस्य और गहरा गया, और सिर्फ दूध ही नहीं, अब बगीचे के सारे सेब भी पककर गिरने लगे थे। आम जानवरों को लगा कि ये सेब सब में बराबर बांटे जाएंगे, लेकिन अचानक एक सुबह सुअरों की तरफ से एक आदेश जारी हुआ कि फार्म के सारे सेब और गायों का दूध सिर्फ और सिर्फ सुअरों के कमरों में भेजा जाएगा। बाकी जानवरों के बीच ये कानाफूसी शुरू हो गई कि ये तो गलत है। 7वां नियम कहता है कि सब जानवर बराबर हैं, फिर सुअर सारा दूध और सेब खुद क्यों रख रहे हैं? इस बगावत को दबाने के लिए मैदान में उतारा गया नेपोलियन का सबसे वफादार चमचा स्क्वीलर। स्क्वीलर बोला, मेरे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे बारे में गलत नहीं सोच रहे होंगे। आप क्या सोचते हैं कि हम सुअर ये दूध और सेब अपने स्वार्थ या मजे के लिए खा रहे हैं? नहीं, सच तो ये है कि मुझे सेब और दूध का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं। विज्ञान ने यह साबित किया है कि दूध और सेब में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो दिमाग के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। हम सुअर दिमाग से काम करने वाले जीव हैं। इस पूरे फार्म को कैसे चलाना है, रात दिन इसका मैनेजमेंट हमारे दिमाग पर टिका है। हम आपकी भलाई के लिए दिन रात सोचते हैं। अगर हम अपना दिमाग ठीक नहीं रखेंगे तो क्या होगा? अगर हमारा दिमाग कमजोर हुआ तो मिस्टर जोन्स वापस आ जाएगा। ये एक ऐसा वाक्य था जिसका जानवरों के पास कोई जवाब नहीं था। वे कुछ भी सह सकते थे, पर जोन्स की वो कोड़े वाली गुलामी दोबारा नहीं चाहते थे। बॉक्सर ने अपना पैर जमीन पर पटका और कहा कि अगर सुअरों का दिमाग तेज रखने के लिए दूध सेब जरूरी है तो उन्हें मिलना ही चाहिए। और वो बोला कि लीडर नेपोलियन हमेशा सही कहता है। इसी तरह बिना किसी शोर शराबे के समानता के पहले नियम की धज्जियां उड़ा दी गई। सुअरों ने खुद को बाकी जानवरों से VIP साबित कर दिया था। बगावत के कुछ महीनों बाद कुतिया ने 9 बेहद खूबसूरत और तंदुरुस्त बच्चों को जन्म दिया। जैसे ही वे बच्चे थोड़े बड़े हुए और उनका दूध छूटा, नेपोलियन उनके पास पहुंचा और कहा कि इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं इन्हें खुद पालूंगा और फार्म के लिए तैयार करूंगा। नेपोलियन उन 9 बच्चों को उठाकर फार्म हाउस के सबसे ऊंचे हिस्से में बने एक अटारी में ले गया। उस कमरे की सीढ़ी पर उसने ताला लगा दिया। वहां नेपोलियन के अलावा किसी और की जाने की इजाजत नहीं थी। बाकी फार्म के जानवर धीरे धीरे उन बच्चों के बारे में भूल गए। वे खेतों के काम में इतने मसरूफ थे कि उन्हें भनक तक नहीं लगी कि नेपोलियन उस बंद कमरे में उन मासूम पिल्लों को क्या सिखा रहा है या उन्हें किस तरह का राक्षस बना रहा है। इस बीच मैनर फार्म से इंसानों के भागने की खबर पूरे इंग्लैंड में फैल चुकी थी। मिस्टर जोन्स शहर के पब में बैठकर रोता रहता और बाकी किसानों को अपनी आपबीती सुनाता कि कैसे जानवरों ने उसे लातों और सींगों से मारकर भगा दिया। आसपास के 2 बड़े फार्म थे जिनके मालिकों को लगा कि अगर उनके अपने फार्म के जानवरों को यह पता चला तो वो भी बगावत कर देंगे। डर के मारे उन्होंने अपने जानवरों के बीच झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि वो एनिमल फार्म के जानवर भूख से मर रहे हैं, वे आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे का मांस खा रहे हैं। लेकिन स्नोबॉल भी कम चालाक नहीं था। उसने हर रोज उड़ते हुए कबूतरों की टोलियां पड़ोस के फार्म्स में भेजना शुरू कर दिया। ये कबूतर दूसरे फार्म के जानवरों के बाड़ों में जाकर बैठते और उन्हें बताते कि एनिमल फार्म में आज़ादी का राज है, वहाँ पेट भर खाना मिलता है। वे उन्हें आज़ादी का गीत भी सुनाकर आते। नतीजा ये हुआ कि पड़ोस के फार्म्स के जानवर भी इंसानों के सामने बागी होने लगे। वे कोड़े पड़ने पर पलटकर लात मारने लगे और रात के अंधेरे में चुपके चुपके वो आज़ादी का गाना भी गाने लगे। इंसानों को समझ आ गया था कि अगर उन्होंने एनिमल फार्म को अभी नहीं कुचला तो उनका अपना वजूद खत्म हो जाएगा। अक्टूबर का महीना आ चुका था। हवाओं में ठंडक बढ़ गई थी। एक दोपहर कबूतरों की एक टोली हाफती हुई फार्म में उतरी। उनके पंख कांप रहे थे। उन्होंने स्नोबॉल को आकर एक भयानक खबर दी कि मिस्टर जोन्स वापस आ रहा है और उसके साथ दर्जनों मजदूर हैं। सबके हाथों में लाठियां और बंदूकें हैं। वे फार्म के मुख्य गेट को पार कर चुके हैं। पूरे फार्म में हड़कंप मच गया। मुर्गियां चिल्लाने लगी, भेड़ें भागने लगी, लेकिन स्नोबॉल बिल्कुल शांत था। उसने कहा, कोई नहीं डरेगा, सब अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंचो। जैसे ही इंसान फार्म के अहाते में घुसे, उन्हें लगा कि जानवर डरे हुए हैं।
मिस्टर जोन्स सबसे आगे था। उसके हाथ में वही खौफनाक बंदूक थी। स्नोबॉल के इशारे पर कबूतरों की फौज ने हवा से हमला किया। वे इंसानों के सिरों के ऊपर मंडराने लगे और उनके चेहरों पर बीट करने लगे। जैसे ही इंसान संभलते, बाड़े के पीछे से बत्तखों की एक फौज निकली और उन्होंने इंसानों की पिंडलियों पर अपनी चोंच से काटना शुरू किया। लेकिन इंसान ताकतवर थे। उन्होंने लाठियों से बत्तखों को पीछे धकेल दिया। ये स्नोबॉल की चाल थी। उसने जानबूझकर अपनी सेना को पीछे हटने का इशारा किया। इंसानों को लगा कि जानवर डरकर भाग रहे हैं। जोन्स चिल्लाया कि आगे बढ़ो, ये तो हमसे डर गए। इंसान जोश में आकर फार्म के संकरे अहाते के अंदर घुस गए। गौशाला के दरवाजों के पीछे छिपे बड़े जानवर अचानक काल बनकर बाहर निकले। सबसे आगे स्नोबॉल खुद था। वह सीधे मिस्टर जोन्स की तरफ लपका। जोन्स ने देखा कि एक बड़ा सफेद सुअर उसकी तरफ आ रहा है। उसने बंदूक तानी और फायर कर दिया। गोली स्नोबॉल की पीठ को छीलती हुई निकल गई। खून की बूंदें उसकी सफेद त्वचा पर बिखर गई। एक भेड़ वहीं पर ढेर हो गई। लेकिन स्नोबॉल दर्द से रुका नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत से जोन्स के पैरों पर टक्कर मारी। जोन्स हवा में उछला और उसकी बंदूक कीचड़ में जा गिरी। उसी वक्त बॉक्सर मैदान में उतरा। वह अपने पिछले 2 पैरों पर खड़ा हो गया और उसके लोहे जैसे मजबूत अगले खुर हवा में लहराए और एक मजदूर के सिर पर दे मारा। वो मजदूर बिना कोई आवाज किए सीधे मुंह के बल जमीन पर गिरा और बेसुध हो गया। ये देखकर बाकी इंसानों की रूह कांप गई। वे भूल गए कि उनके पास लाठियां हैं। गायों ने उन्हें सींगों से गोदना शुरू कर दिया। भेड़ों ने उन्हें धक्का देकर गिराया। फार्म का पूरा अहाता चीखों, गर्जना और खून से भर गया। सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही इंसानों का हौसला टूट गया। उन्हें अपनी जान बचानी भारी लग रही थी। वे सब उल्टे पैर गेट की तरफ भागे। जो इंसान खुद को बहुत ताकतवर समझते थे, वे आज जानवरों के डर से अपनी लाठियां छोड़कर बाउंड्री वॉल फांदकर भाग रहे थे। युद्ध खत्म हो चुका था। जानवर हाँफ रहे थे। कुछ घायल थे, पर उनकी आंखों में जीत की चमक थी। तभी क्लोवर घोड़ी ने देखा कि बॉक्सर उस गिरे हुए मजदूर के पास खड़ा है। बॉक्सर अपने खुर से उस इंसान को धीरे से हिलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें नम थी। बॉक्सर ने रोते हुए कहा, क्लोवर, ये मर गया। मेरा इरादा इसे जान से मारने का नहीं था। मैं भूल गया था कि मेरे पैरों में लोहे के नाल लगे हैं। कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, पर मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता था, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। तभी स्नोबॉल वहां पहुंचा। उसकी पीठ से अभी भी खून बह रहा था। उसने कहा कि भावुक मत हो बॉक्सर, युद्ध का यही नियम है। आजादी की कीमत खून से चुकानी ही पड़ती है। जानवरों ने उस मृत भेड़ का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। उसकी कब्र पर जंगली फूल चढ़ाए गए। स्नोबॉल ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया और इस युद्ध का नाम रखा गया गौशाला का युद्ध। मिस्टर जोन्स की वो बंदूक कीचड़ में ढूंढकर निकाली गई और उसे फार्म के झंडे वाले खंबे के पास एक तोप की तरह रख दिया गया। ये तय हुआ कि साल में 2 दिन, एक बगावत की सालगिरह पर और दूसरा गौशाला के युद्ध की बरसी पर, इस बंदूक से हवाई फायर किया जाएगा। जानवर अपनी इस जीत से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब दुनिया की कोई ताकत उनसे उनकी आज़ादी नहीं छीन सकती। पर वे नहीं जानते थे कि असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उनके अपने ही बीच फार्म हाउस की अटारी में बैठकर बड़ा हो रहा था। आगे की कहानी के लिए नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट ज़रूर करना।